Recording progress. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ से लेके आज तक आपने ज़िंदगी को एंजॉय भी किया होगा, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा भी होगा। और आपको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आप सीए के स्टूडेंट हैं, और सीए में आम डिसिप्लिन की निस्बत आपको ज़्यादा कंसंट्रेटेड और ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ना होता है। तो विदाउट लूजिंग टाइम हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस के कुछ कंटेंट्स को रिव्यू किया था। आज हम वहीं से आगे चलेंगे। तो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन अपीयर हो चुकी होगी। हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इससे आगे चलते हैं। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अब चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 जो है, ये तीनों चैप्टर एक ही एक्ट से रिलेटेड हैं जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप का वर्ड तो आप सबने सुना होगा, नेचर ऑफ बिजनेस है। आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में डेफिनेटली पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे कि पार्टनरशिप इज़ ए फॉर्म ऑफ बिजनेस। बेसिकली तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बिजनेस के जो हम लोगों ने पढ़े। सोल ट्रेडरशिप, जिसमें एक ही इंसान अपने पैसे लगाता है, मेहनत करता है, पूरे बिजनेस को मॉनिटर करता है और चीज़ों को आगे लेके चलता है। नंबर टू में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप, कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके आगे बढ़ते हैं और अपना कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं और एफर्ट्स भी पुट इन करते हैं और बिजनेस को लेके चलते हैं। और जनरली पार्टनरशिप में उस वक्त लोग एंटर होते हैं जब या तो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा ना हो कि वो अकेले काम कर सकें, या रिस्क बहुत ज़्यादा हो बिजनेस में और वो चाहते हो कि उनका रिस्क शेयर हो जाए, कि खुदा ना खास्ता अगर लॉस भी होता है तो ये ना हो कि एक ही शख्स को सारा लॉस बेयर करना पड़े। और बहुत से केसेस में ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक शख्स इतना बड़ा रिस्क ही ना ले, वो घबराता रहे और बिजनेस ही ना करे या डरे, थोड़ा सा खौफजदा हो। लेकिन जहाँ पे रिस्क शेयर हो जाता है वहाँ पर ये है कि लोग थोड़ी सी हिम्मत भी कर लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। तो जहाँ पे कोई ऐसा रीज़न बन जाए कि आपके पास पैसे कम हैं या पैसे हैं लेकिन आप रिस्क शेयर करना चाह रहे हैं, या दोनों चीज़ें नहीं हैं, आप रिस्क टेकर भी हैं और आपके पास पैसे भी हैं लेकिन आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, और आपको लगता है कि आपका एक दोस्त है जो कि इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है जिसका आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप उसे अपने साथ मिलाते हैं कि भाई काम तुम करोगे, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करो, पैसे मैं लगाता हूँ चलो, और हम बिजनेस करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है, कैसे बनती है, फिर जो लोग पार्टनर बनते हैं वो कौन होते हैं, कौन कौन सा शख्स पार्टनर बन सकता है एक फर्म में, कौन सा शख्स पार्टनर नहीं बन सकता, और एक बार वो पार्टनरशिप बना लेते हैं तो किस किस बंदे की क्या क्या ड्यूटी होगी, उसके राइट्स क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। और फिर जब वो थर्ड पार्टी से डील करेंगे, उनकी पार्टनरशिप का बिजनेस जब थर्ड पार्टी जैसे सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उससे डील करेंगे तो वो सारी डीलिंग फिर किस तरह से होगी, मतलब पार्टनर्स कैसे लायबल होंगे, फर्म कैसे लायबल होगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में तीन चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और 13, ये इसी एक्ट से रिलेट करते हैं। तो चैप्टर 11 में हम पढ़ेंगे द नेचर ऑफ पार्टनरशिप, कि किस किस्म के स्ट्रक्चर को हम पार्टनरशिप कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम तीन दोस्त हैं और मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, हम तीनों पैसे लगाते हैं, हमें एक बंदा फैसला करता है, हम मिलकर फैसला करते हैं कि हमें से एक दोस्त अकाउंटिंग और फाइनेंस को देखेगा बिजनेस की, दूसरा बंदा मार्केटिंग को पकड़ेगा क्योंकि वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, और तीसरा बंदा प्रोडक्शन को देखेगा, जो चीज़ हमने बनानी है। या दूसरे अल्फाज में, अगर वो प्रोडक्शन वाला बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो वो सप्लायर से चीज़ें खरीदेगा बेस्ट प्राइस पे, और आगे फिर वो ऑफिस को, ये अपने दूसरे पार्टनर को जो कि सेल्स और मार्केटिंग का काम कर रहा है, उसे वो उसके हवाले करेगा ताकि वो फिर आगे अच्छी प्राइस पे सेल करे। तो अपनी अपनी ड्यूटियां लगा लेंगे हम और अपने अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि क्या पैसे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अगर हम दो दोस्त हैं, हम पैसा हम लगाते हैं, तीसरा दोस्त है उसकी पीआर बहुत अच्छी है मार्केट में, और हमें लगता है कि अगर ये इसने हमारी मार्केटिंग ले ली तो ये हमें बेहद फायदा देगा, हमें फील होता है कि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं इन चीज़ों में, तो हम उसे अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं लेकिन वो नखरे कर रहे हैं, आयमाइशाँ कर रहे हैं। तो क्या हम ये उसे कह सकते हैं कि भाई पैसे हम लगा देते हैं तो एक पैसा ना लगा, बस हमारे साथ आ और हमसे प्रॉफिट शेयर कर। तो क्या विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एक बंदा एक फर्म का पार्टनर बन सकता है, या इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसकी एक और मिसाल भी मैं देता हूँ, जो हम जिस लेवल पे हम जाके इसमें पढ़ेंगे जो टेक्निकल चीज़ें हैं।
एक और मिसाल से हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि उस दोस्त को हम कहते हैं ठीक है तुम पैसा ना लगाओ, पैसे हम लगाएंगे, तू हमारे लिए काम करी। तो क्या ये हो सकता है? अब इससे अगला सवाल है कि फर्ज करें ये हो सकता है, तो क्या हम उसे ये कह सकते हैं कि हम जो थर्ड पार्टी से डील करेंगे तुम भी हमारी तरफ से थर्ड पार्टी से बात करना, लेकिन अगर किसी किस्म का लॉस हुआ या थर्ड पार्टी को तकलीफ हुई तो सारी जिम्मेदारी हम दो की होगी, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। बाय लॉ हम लिख देंगे कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो क्या हम लिख भी दें अगर उसे एग्रीमेंट में कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और हमारे किसी एक्ट की वजह से किसी थर्ड पार्टी को, हमारे सप्लायर को, हमारे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल लॉस होता है, और वो हम पे केस कर देता है, तो क्या वो हम दो भी केस करेगा? क्योंकि हमने पहले ही अपने पास लिख लिया है और तीसरे दोस्त को हमने लाइबिलिटी से आज़ाद किया हुआ है, या वो जो थर्ड पार्टी है वो हमें से तीनों में से किसी पे भी केस कर सकती है। तो ये जो लाइबिलिटी है, मतलब हमारी एज ए पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ लाइबिलिटी है, क्या ये हम इसे लिमिट कर सकते हैं कि जी हम सारी लाइबिलिटी हम दो की होगी, तीसरे की कोई लाइबिलिटी नहीं? इस तरह के टेक्निकल पॉइंट अराइज होंगे। हम देखेंगे कि पार्टनरशिप में किस किस्म के पॉइंट अराइज होते हैं और उसका क्या हल है। ठीक है, तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप में हम बेसिकली स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है और इसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। चैप्टर नंबर 12 में रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। अब वो स्ट्रक्चर बन गया, छः या पांच या चार लोग पार्टनर बन गए। अब इन लोगों का आपस में क्या ताल्लुक है? मतलब एक बंदा कहीं बाहर जाके कोई कमिटमेंट कराता है किसी से, तो क्या बाकी पार्टनर कह सकते हैं कि भाई ये तुमने बड़ी गलत कमिटमेंट किया, तुमने किया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो जिम्मेदार नहीं है? या वो ऑटोमेटिकली वो मजबूरन ही सही वो जिम्मेदार हो जाएंगे थर्ड पार्टी की तरफ? कि फर्ज करें एक पार्टनर ने जाके एग्रीमेंट कर लिया थर्ड पार्टी से, कस्टमर से, कि हम आपको 500 रुपये पर केजी के हिसाब से अपना माल देंगे, जबकि मार्केट में रेट जा रहा है 700 रुपये पर केजी। अब उसने बाकी पार्टनर से पूछा नहीं और खुद ही जाके फैसला कराया और ऑफर भी दे आया, और थर्ड पार्टी ने कबूल भी कर लिया, कस्टमर ने। अब वो वापस आया और बाकी पार्टनर नाराज हैं कि भाई तुमने हमसे पूछे बगैर ये प्राइस दे दी है, इसमें तो हमें लॉस है। लेकिन अब एग्रीमेंट हो चुका है, तो क्या ये एग्रीमेंट जो उसने बज़ाहिर मुनासिब नहीं किया, कल अगर ये पूरा नहीं करते और थर्ड पार्टी इन पे केस करती है कि ये मुझे मेरा माल नहीं दे रहे, तो क्या वो सिर्फ उसी पार्टनर पे केस करेगी जिसने कमिटमेंट की थी, या बाकी पार्टनर ना चाहते हुए भी उसमें बाउंड होंगे? इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे कि पार्टनर्स का आपस में क्या ताल्लुक है। एक पार्टनर दूसरों से पूछे बगैर कोई काम कर देता है तो क्या दूसरे बाउंड होंगे? एक पार्टनर फ्रॉड करता है तो क्या बाकी पार्टनर जिनका फ्रॉड से ताल्लुक नहीं था, उन्हें पता भी नहीं था, तो वो बाउंड होंगे? एक पार्टनर नेग्लिजेंस करता है तो क्या दूसरे पार्टनर बाउंड होंगे? इस तरह की चीज़ें कि उनके आपस में क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या लाइबिलिटीज़ हैं, वो आपस में किस तरह बाउंड हैं। चैप्टर 11 में हमने पढ़ा था ओवरऑल पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये स्ट्रक्चर होता क्या है, ये कैसे बनता है, इसे कैसे आगे बढ़ाना है। चैप्टर 12 में हमने जो पार्टनर्स हैं जो मिलकर ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनके आपस में क्या ताल्लुकात होंगे, प्रोफेशनल ताल्लुकात किस किस्म के होंगे, हम वो पढ़ेंगे। और चैप्टर 13 में फिर हम पढ़ेंगे जब ये पार्टनर मिलके बिजनेस करते हैं तो जाहिर है इन्होंने सप्लायर से भी एग्रीमेंट्स करने हैं, इन्होंने कस्टमर से भी एग्रीमेंट करने हैं। तो जब वो एग्रीमेंट्स होंगे तो इनके थर्ड पार्टी से क्या रिलेशनशिप होगा, यहाँ पे वो बात आएगी जो भी हमने बात की थी कि अगर एक पार्टनर एक एग्रीमेंट कर लेता है तो, और वो बड़ा अनरीजनेबल सा एग्रीमेंट है, देखने में ही लगता है कि इसने ब्लफ किया है, या मतलब कहते हैं ना बात सेंस में हम वर्ड यूज करते हैं, चवल मारी है। तो क्या इसने चवल मारी है, तो क्या बाकी पार्टनर को इसे एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा, या वो कह सकते हैं कि नहीं जी इसने तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, इस बात की तो सेंस ही नहीं बनती, तो हम तो नहीं मानते, ये जाने और थर्ड पार्टी जाने। तो थर्ड पार्टी की तरफ पार्टनर्स किस तरह बाउंड होंगे और किस तरह जवाबदेह होंगे, तो ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगला हमारा चैप्टर 14 है। ये एक दूसरा लॉ है जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको अभी तो इमीडिएटली क्विक आइडिया दूंगा, लेकिन बाद में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अली ने बिलाल को कुछ चीज़ें बेची। अब बिलाल के पास पैसे नहीं थे, उसने अली को कहा कि देखें मेरे पास कैश तो नहीं है, मैं पेमेंट तो आपको अभी नहीं कर सकता, ऐसा करता हूँ कि मैं एक, मुझे उधार चीज़ें दे दें। तो अली और बिलाल के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो अली ने कहा ठीक है तुम 2 महीने बाद दे देना पैसे, बात खत्म। अब मसला ये है कि बिलाल तो 2 महीने बाद पैसे देगा, उसे क्रेडिट मिल गया क्योंकि अली उसे जानता था कि ईमानदार भी है और इसका जो हिस्ट्री है पे करने की और बिजनेस करने की बहुत अच्छी है, ये कभी भी चीज़ें लेट नहीं करता, ना ये डिफॉल्ट करता है। तो अली ने रिस्क ले लिया। लेकिन अब होगा ये कि 2 महीने तक बिलाल तो नहीं देगा, उसे फायदा है, लेकिन अली को भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब अली ने आगे भी तो पेमेंट्स करनी होंगी ना अपनी चीज़ों की। जब वो पेमेंट्स करने जाएगा तो होगा ये कि उसके पास पैसे नहीं होंगे, मतलब बिलाल वाले पैसे तो स्ट्रकअप हुए हैं 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद आएंगे तो वो यूज़ कर सकता है, अली उससे पहले तो नहीं कर सकता। लेकिन अली अब चाहता है कि यार बिलाल वाले पैसे स्ट्रकअप ना हो, किसी तरह कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि हमें बिलाल के पैसे को
आगे कोर्ट कर सकूंगा, भाई मैंने बिलाल से लेने हैं, मैं नहीं लेता, आप ले लेना। इस तरह की बात किसी से करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? तो हम एक नया तरीका निकाला गया जिसमें यह हुआ कि जब बिलाल ने अली से चीज़ें उधार ली, तो अली ने उसे कहा ठीक है मैं आपको उधार देने को तैयार हूँ, लेकिन ज़बानी कलामी उधार नहीं, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल होते हैं। आप मुझे लिख के दे दो कि आप मुझे फलां डेट पे इतने पैसे दोगे, आप मुझसे कमिट करते हो। बिलाल के जहन में कोई बेईमानी तो है नहीं, देने तो हैं उसने। वो कहता है ठीक है जी मैं लिख देता हूँ। उसने लिखा जी कि आज से 2 महीने बाद फलां डेट को मैं अली को इतने पैसे दूंगा। अली वो चीज़ ले लेता है, वो कागज़ का टुकड़ा है जिस पे बिलाल ने साइन भी कर दिए हैं, और अगर स्टैंप है उसकी कोई उसके बिजनेस की तो स्टैंप भी लगा दी है, लेकिन उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में साइन कर दिए हैं। अब अली ने वो कागज़ ले लिया। अब अली ने आगे किसी को 2 लाख की पेमेंट करनी थी। अली ने उसे ये कहा कि भाई पैसे तो मेरे पास नहीं है, ये बिलाल का कागज़ है, जो ये सबूत है कि बिलाल ने मुझे पैसे देने हैं, तो क्या आप ये कागज़ मुझसे ले सकते हो पेमेंट के तौर पे? तो ये होगा कि बिलाल से मैंने पैसे लेने थे, मैं नहीं लूंगा, आप ले लेना। अब वो जो थर्ड पार्टी है से कह रहे हैं कि खुरम है। अब खुरम भी बिलाल को जानता है और उसे भी पता है कि बिलाल की रेपो बहुत अच्छी है, क्योंकि एक मार्केट में अक्सर जो बड़े मार्केट मेकर्स होते हैं या मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को जानते होते हैं। तो खुरम ने कहा ठीक है जी कोई मसला नहीं, मुझे दे दे। अब उसने आपने खुरम को दे, अली ने खुरम को दे दिया। खुरम ने आगे सुहेल को पेमेंट करनी थी 2 लाख की, तो उसने सुहेल से भी यही बात की कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन मैंने अली से लेने थे। अली ने फिर मुझे ने बिलाल से लेने थे, अली ने मुझे कहा कि वो अब मुझ नहीं लेगा, मैं बिलाल से डायरेक्टली ले लूं। तो भाई इस वक्त अली ने मुझे राइट दे दिया कि मैं बिलाल से पैसे लूं राइट डायरेक्टली, चलो मैं नहीं लेता, आप ले लेना। पूरम ने सुहेल को ये कहा। सुहेल को भी बिलाल का पता था, उसे भी पता था कि बहुत अच्छा बंदा है, ऑनेस्ट है, और ये पैसे दे देगा। उसने भी मान लिया। तो ये कागज का टुकड़ा एक करेंसी नोट के तौर पे चलना शुरू हो गया। अब अगर ये से हम वैसे ही अलाउ करते हैं किसी लॉ के बगैर, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की और हमारी स्टेट की तो अपनी करेंसी चल रही है पाक रुपीज, लेकिन लोगों ने सारी अपने कागज के टुकड़े को भी करेंसी बना लिया है। ये कोई भी स्टेट अफोर्ड नहीं करती कि उनकी करेंसी को अल्टरनेट किया जाए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। डॉलर भी एक करेंसी है, लेकिन यूएसए की करेंसी है। लेकिन हम पाकिस्तान में कभी भी ये अलाउ नहीं करते कि आप एक दुकान से चीज़ लेने जाएं और आप उसे डॉलर पकड़ा दें कि भाई पैसे तो कैश तो नहीं है, पाक रुपीज़ तो नहीं है, डॉलर ले लो। या दुकानदार आपसे डिमांड करे कि भाई मुझे पाक रुपीज़ नहीं, मुझे डॉलर में पेमेंट करो। डॉलर इज़ नॉट अ पाकिस्तानी करेंसी। और एक करेंसी एक मुल्क का फ़ख्र होता है, एक करेंसी एक मुल्क का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चला रही होती है। तो कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को ओपनली अपने मुल्क में इजाज़त नहीं देता। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो अगर लोगों ने कागज के टुकड़े को ही एक दूसरे लेन देन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ करेंसी हो गई, तो ये कभी भी अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन बिजनेस में ये चीज़ चाहिए थी, तो फिर इसे बाकायदा लीगल कवर दिया गया और एक लॉ बनाया गया जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल का मतलब है ऐसी चीज़ जो एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र हो जाए, ना सिर्फ ट्रांसफ़र हो जाए बल्कि अपनी वैल्यू भी दूसरे बंदे के पास ले जाए, वैल्यू भी ट्रांसफ़र हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक चेक इशू किया जिस पे लिखा कि ये सिर्फ अली को पेएबल है, तो अली के लिए तो ये पेमेंट है, मैं अली को दूंगा तो वो अपने बैंक में जमा करवा देगा। लेकिन अगर वो चेक अली से गिर गया और किसी और को मिला, या अली ने किसी खुद से किसी और को दिया, तो वो बंदा इस चेक की अमाउंट को मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवा सकता, क्योंकि मैंने इस पे अली का नाम लिखा है और ये सिर्फ अली के अकाउंट में जाएगा। तो ये चेक निगोशिएबल नहीं है, क्योंकि ये अपनी वैल्यू एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। लेकिन हमारा जो करेंसी नोट होता है 5 का, 10 का, 100 का, 1000 का, जब मैं अपनी जेब से नोट निकाल के आपको दे देता हूँ तो मुझे बस सिर्फ नोट हैंड ओवर करना है और मुझे कुछ नहीं करना। अब वो नोट आप कहीं भी यूज करें, आप यूज कर सकते हैं। अब वो नोट मेरा नहीं रहा, आपका हो गया। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि तुम्हें ये नोट कहाँ से मिला था, अगर वो नोट वैलिड है। तो ये एक निगोशिएबल करेक्टरिस्टिक है नोट की या करेंसी की, कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे के साथ पास जाता है तो ना सिर्फ वो फिजिकली दूसरे बंदे के हाथ में चला जाता है, बल्कि उसकी जो वैल्यू या यूज करने का राइट है वो भी चला जाता है दूसरे बंदे के पास। तो जो मैंने चेक की मिसाल दी, इसमें हैंड ओवर तो हो गया दूसरे बंदे को, लेकिन उस बंदे के पास राइट नहीं उसे मिला कि वो कैश को कलेक्ट कर सके मेरे अकाउंट से। जबकि करेंसी नोट में ये है, लेकिन करेंसी के अपने लॉज होते हैं हर मुल्क के। वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर करेंसी नहीं आती, क्योंकि करेंसी बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की चीज़ है जिसके पीछे डायरेक्टली गवर्नमेंट होती है, और उसके अपने स्टैंडर्ड लॉज मौजूद हैं, अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं करेंसी के। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में करेंसी नहीं आती, लेकिन कुछ और आते हैं डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो हम पढ़ेंगे। तो हमने एक पर्ची को
जिसमें एक बंदा कह रहा है मैं इतने पैसे आपको फलां डेट को दूंगा, और ये पर्ची मार्केट में है हाथ चेंज करती है, जिस बंदे ने ये लिया उसने आगे पेमेंट के तौर पे चला दी, उसने आगे चला दी। तो हम कहते हैं कि ये एक निगोशिएबल चीज़ है। निगोशिएबल का मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ आगे ट्रांसफर हो सकती है एक बंदे से दूसरे बंदे को, और इसकी वैल्यू का राइट, इसे लेने का राइट भी उस बंदे को ट्रांसफर होता है। तो हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि कितनी किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। अच्छा, निगोशिएबल का मतलब तो ये होता है कि जो चीज़ एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाए और अपना राइट भी ले जाए उस बंदे के पास, वो इसका मालिक बन जाए। और ये पेमेंट का तरीका है, ये एसेट्स की बात नहीं हो रही कि मैंने आपको अपना लैपटॉप बेचा तो वो अब आपका हो गया, आप उसे जैसे चाहे यूज़ करें। हम पेमेंट के तरीके की बात कर रहे हैं कि मोड ऑफ पेमेंट में हम एक पर्ची चला सकते हैं जिसमें फिर उसकी पेमेंट का राइट भी आपको मिल जाएगा मेरे पास से निकल के। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी हम यूज़ करते हैं वर्ड। इंस्ट्रूमेंट का मतलब सिर्फ कोई इलेक्ट्रिकल या इस तरह का कोई चीज़ नहीं होती जो कि फिजिकली आपको नज़र आ रही है और जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हो। जहन में तो इंस्ट्रूमेंट से यही आता है ना कि इस तरह की कोई चीज़ होगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक की होगी, इलेक्ट्रिकल की होगी, या कोई ऐसी चीज़ जो आम जिंदगी में हम फिजिकली यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कोई भी चीज़ जो किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा सके। इवन एक कागज़ का टुकड़ा भी एक इंस्ट्रूमेंट है। आप एक स्टूडेंट हैं, आप इस कागज़ के टुकड़े को यूज़ करते हैं अपनी स्टडी के लिए, ये आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है। वाइट बोर्ड हम टीचर्स के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, हम इसे कुछ चीज़ अपने स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा लैपटॉप अगर टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो एक इंस्ट्रूमेंट है कि इस वक्त मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लैपटॉप के थ्रू रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊंगा। इसी तरह जो कागज़ के टुकड़े हैं वो भी इंस्ट्रूमेंट है। मैंने आपसे एग्रीमेंट कर लिया कि मैं अपनी गाड़ी आपको 10 लाख रुपए में दूंगा और आप मुझे पैसे देंगे। अब अगर मैं गाड़ी नहीं देता तो आप कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट आपसे पूछेगी क्या सबूत है कि ये बात हुई थी, तो आप वो एग्रीमेंट पेश करेंगे। तो एग्रीमेंट भी आपके लिए पर्पसफुल हो गया, एक सबूत के तौर पे आपको पेश करने, और एग्रीमेंट बता रहा है कि मैंने क्या कहा था, आपने क्या कहा था और क्या होना चाहिए। दिस एग्रीमेंट इज इन इट सेल्फ एन इंस्ट्रूमेंट। इसी ने जब कागज़ का एक टुकड़ा, जब मैंने लिख दिया कि मैं आपको फ्यूचर में पैसे दूंगा, और वो कागज़ का टुकड़ा आपने लेके आगे चला दिया और वो पेमेंट के तौर पे हाथ बदलता जा रहा है, तो निगोशिएबल तो है क्योंकि ये एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है और अपनी वैल्यू ले जा रहा है। साथ ही ये एक इंस्ट्रूमेंट भी है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक पेमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो फिर इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट तो होती है लेकिन हर डॉक्यूमेंट निगोशिएबल नहीं होती। जैसे मैंने चेक की मिसाल दी थी कि वो उसमें पेमेंट का राइट सिर्फ उसी का है जिसका नाम चेक पे लिखा हुआ है और वो क्रॉस चेक है। उसके अलावा कोई बंदा उस पर उसे कलेक्ट नहीं कर सकता, उसकी अमाउंट अपने अकाउंट में नहीं डलवा सकता। तो चेक इंस्ट्रूमेंट तो है, इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट, बट इट्स नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आपके सिलेबस में 3 चैप्टर्स होते थे, अब उसने उन्हें तो कट के करके एक बना दिए। ठीक है, पहले मैं वैसे के लिए आपको वैसे भी बता देता हूँ, आप जहन में रखिएगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में टोटल 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, एक नाम है, बाद में हम इसे डिस्कस करेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। एक है प्रोमिसरी नोट, और एक होता है चेक, यही बैंक वाला चेक जो आप बैंक में जाके चेक को इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अब आप पूछेंगे अभी तो सर ने कहा था कि ये निगोशिएबल नहीं है, अब ये कैसे हो गया? तो बेटा चेक की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिस टाइप, एक टाइप है जिसका मैंने जिक्र किया है, उसे उसका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जब हम उसे पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। वो एक मखसूस टाइप है चेक की, एक मखसूस अंदाज से इशू किया जाता है, वो निगोशिएबल नहीं होता। बट इन सर्टन केसेस चेक निगोशिएबल भी होते हैं अगर उन्हें एक मखसूस तरीके से इशू किया जाए। तो चेक भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक और दूसरी टाइप है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, और प्रोमिसरी नोट एक और टाइप है। तो याद रखें, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही आपके जहन में ये होगा और होना चाहिए कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टोटल मैक्सिमम 3 किस्म के हैं: बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। ओके। तो बाद में जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आखिरी चैप्टर 15 जो है आपके सिलेबस में, वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये बेसिकली 2 एक्ट्स हैं पाकिस्तान के, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एक्ट। इसे हम दोनों को पढ़ेंगे, बहुत ब्रीफ से हैं, कोई लंबे चौड़े नहीं हैं और बड़े सिंपल हैं। आप कह सकते हैं कि अगर हम हिम्मत करें तो एक ही दिन में इन दोनों को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्री क्या होती है? धोना किसी चीज़ को, जैसे कपड़ों की लॉन्ड्री होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है वो प्रोसेस कि हम पैसे को धोते हैं। अब ये फिजिकली तो नहीं धोते, ये तो नहीं होता कि हम उसे पानी में डाल के धो रहे हैं क्योंकि नोट बहुत गंदा मिला है हमें। इसका मतलब ये है कि पैसा हमने किसी इल तरीके से कमाया है।
किसी नाजायज तरीके से कमाया है, और हम उनसे यूज नहीं कर पाएंगे। हम यूज करेंगे तो या हम गवर्नमेंट को जब रिटर्न फाइल करेंगे अपने टैक्स की, तो हमसे पूछा जाएगा भाई इसका सोर्स क्या था, हम कहेंगे जी हमने डाका डाला था। तो वहीं हम धर लिया जाएंगे कि भाई ये क्या बात है, तुमने तो जुर्म किया है। तुम ये यूज तो बात की बात है, पहले तो सामने आओ ना। डाके के लिए तुम्हें गिरफ्तार करते हैं और तुम्हें सजा देते हैं पहले। तो लेकिन अब होगा था क्या है कि वो जुर्माना कार्रवाइयों में जब आप पैसे आप कमाते हैं, बट रादर आई शुडंट से कि आप कमाते हैं, मेरा और आपका तो ऐसा कोई मोटिव होना भी नहीं चाहिए, और अल्लाह बचा के रखे हमें। कोई भी शख्स अगर किसी जुर्म से पैसा कमाता है, तो एक तो उसने वो जुर्म किया कि उसने गलत तरीके से पैसा कमाया, डाका डाला, चोरी की, तावान से लिया, या किसी भी तरह से किया, तो उसे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए, ये तो एक जुर्म है। लेकिन फिर उसने एक और काम किया कि इस पैसे को इस तरह शो करवाने की कोशिश की कि देखने वाले को लगे कि ये पैसा बिल्कुल जायज़ है। अब एक जुर्म तो उसने ये किया कि उसने वो जुर्म किया और पैसा कमाया। वो जुर्म तो अपनी जगह एक जुर्म है, और उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस पैसे को फिर वाइट करने की कोशिश, उसे धोने की कोशिश, या ये कोशिश कि उसे ये साबित किया जाए कि ये बिल्कुल जायज़ पैसा है, ये एक दूसरा जुर्म है जिसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो याद रखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब नाजायज तरीके से पैसा कमाना नहीं है, वो तो एक अलग जुर्म है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है जुर्म के जरिए कमाए गए पैसे को साफ शफाफ पैसा साबित करने की कोशिश करना। इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। वो कैसे होती है, किस तरह किया जाता है, इसका मुजरिम कौन होगा, इस लॉ में हम पढ़ेंगे। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे हमेशा से इंसान ये करता आया और इसकी सजाएं मुकर्रर थी, लेकिन जब 9/11 हुए, अगर आप लोग थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होगा कि 2001 में शायद 9/11 को अमेरिका पे अटैक हुए थे तालिबान के। उन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग से पूरे बड़े बड़े प्लेन मारे थे, और बकौल अमेरिकन के कि 3-4 हज़ार बंदा वहाँ उसमें उनकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद फिर अमेरिकन बहुत ज़्यादा हार्श हो गए, क्योंकि और वैसे भी इफेक्ट भी था कि दुनिया में जो दहशत गर्दी हो रही थी और इस तरह के जो काम हो रहे थे, इनके पीछे भी फाइनेंसेस तो चाहिए ना, बगैर पैसों के तो ये काम भी नहीं हो सकता। तो ये नाजायज़ पैसा था जो किसी भी रिकॉर्ड पे नहीं था, लोगों ने कमा के छुपा के रखा था, उस पैसे को यूज़ किया जा रहा था। तो उसके बाद से बैंकों पे बहुत सख्ती कर दी गई कि आपके पास कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन आए, पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान में 10 करोड़ रुपए आए, पाकिस्तान से किसी और मुल्क में ट्रांसफ़र हो, तो आपने भेजने वाले से तो आप पूछनी नहीं पूछ सकते, लेकिन जिसके अकाउंट में आ रहे हैं पहले आपने उससे पूछना है कि भाई ये पैसा तुम्हें कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका कोई एविडेंस दो, इसका कोई सबूत दो कि ये जायज़ पैसा है। और इस तरह के और बहुत से काम किए गए, फिर उसकी सजाएं मुकर्रर की गई कि अगर एक बंदे ने नाजायज़ पैसे को जायज़ करने की कोशिश की तो उसकी क्या सज़ा होगी। तो वो सारी चीज़ें फिर हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में डाली, और हम इसे पढ़ेंगे। तो ये पाकिस्तान में बहुत पुराना एक्ट नहीं है, आई थिंक 2010 में आया था, और अभी इसमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये हम पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। आपको अब ये भी अंदाज़ा होगा कि बेटा आज के दौर में बहुत सी पेमेंट हैं वो कन्वेंशनल नहीं रही। पहले तो आप करेंसी नोट जैसे कैश पे कर देते थे, चेक दे देते थे। अब आपके पास बेशुमार तरीके हैं और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं। अब अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, आप फिजिकली कोई कैश आपके पास नहीं होता, आप कार्ड देते हैं, कार्ड स्वैप होता है, आपके बैंक अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिकली फिगर ट्रांसफर हो जाती है उस बंदे को जिसे आपने पेमेंट करनी है। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आप इजी पैसा ऐप यूज़ करते हैं। अब इजी पैसा ऐप आपके मोबाइल में है, आपके मोबाइल के अंदर कोई करेंसी नोट तो नहीं पड़े हुए ना फिजिकली, कि आपने मोबाइल खोला तो करेंसी नोट निकाले, या आपने करेंसी नोट डाले और वही करेंसी नोट इजी पैसा से ट्रांसफर हुए। आपने इजी पैसा के साथ अपना एक अकाउंट मेंटेन किया, उसके अंदर पैसे डाले, या तो किसी दुकान पे जाके कैश पकड़ाया तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली कंट्री के जरिए डाल दिए गए, सिर्फ शो कर दिया गया कि भाई आपके इजी पैसा में इतने पैसे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मनी है, मतलब ये फिजिकल मनी नहीं है जो इजी पैसा के अंदर कहीं पड़ा हुआ है। ये एक एंट्री है जो कि इजी पैसा में कर दी गई, और इस बात का सबूत है कि आपने इजी पैसा से इतने पैसे लेने हैं। अब आपने जब किसी को पेमेंट करनी थी, आपने मोबाइल खोला, लॉगिन पासवर्ड किया, आपने कहा जी मेरे अकाउंट में 10,000 हैं, इजी पैसा ने दिखा दिया आपको, आपने कहा 2,000 फलां को ट्रांसफर कर दो। अब ये फिजिकली तो यहाँ से कैश उड़ के दूसरे अकाउंट में तो नहीं गया ना, एक एंट्री हो गई, ऑनलाइन एंट्री हो गई कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए और दूसरे अकाउंट में जाके क्रेडिट हो गए। अब ट्रांसफर हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हुई। अब दुनिया की मैक्सिमम पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं। जब पहले इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स नहीं थी, अब शुरू हो गई हैं, तो फिर ये ज़रूरी था कि जो भी नया फिनोमेना दुनिया में आए उसे रेगुलेट किया जाए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं, ताकि पता चले कि ये काम कैसे होगा। क्या हर बंदा इजी पैसा जैसी ऐप लॉन्च करके लोगों से पैसे लेके सिस्टम चला सकता है? क्या इसके लिए कोई लाइसेंस लेना ज़रूरी है कि नहीं है?
और क्या आपने ऐप बनानी है तो क्या आपकी जेब में 10,000 हैं और आप ऐप बना के ये बिजनेस शुरू कर दें और करोड़ों रुपए का काम शुरू कर दें, जबकि आपके अपने पैसे इसमें सिर्फ 10,000 हैं, तो क्या आप ये रिस्क लेना चाहिए? या फिर आपके पास प्रॉपर हार्डवेयर होना चाहिए, पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, पूरा एक सिस्टम होना चाहिए आपके पास कि आप इस पूरे सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज कर सकें, क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट का सिस्टम है, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। और फिर आपने पूरे इसके प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, आपने ये बनाना है कि एक जगह जब बंदा एंट्री करेगा कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के फला जगह डाल दो, तो सिस्टम को समझ आए, वो प्रॉपर तरीके से डाले। ये ना हो कि एक जगह से पैसे निकल तो जाएं एक अकाउंट से और कहीं पहुंचे ही ना, रास्ते में गायब हो जाएं, या वो गलत अकाउंट में चले जाएं, तो आपको बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर लॉज बनाए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से रिलेटेड लॉज। ये एक लॉ नहीं है, एक से ज़्यादा लॉज है वैसे, लेकिन बेसिक लॉ एक ही है जो ज़्यादातर इस चीज़ को ज़्यादातर जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करता है और कवर करता है। फिर इसमें क्या होगा, एक पार्टी होगी जो सिस्टम चला रही है, जैसे इजी पैसा कौन चला रहा है, टेलीनॉर वाले, तो जो टेलीनॉर है वो इस सिस्टम को चला रहा है। दूसरी पार्टी कौन है जो सिस्टम को यूज़ कर रही है, मैं और आप, ठीक है। हम में भी दो पार्टी हैं, एक वो पार्टी है जो कि पैसे ट्रांसफ़र कर रही है और दूसरी वो पार्टी है जिसे पैसे मिल रहे हैं। मतलब मैं इजी पैसा को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इजी पैसा का यूज़र हूँ। इजी पैसा खुद है कोई क्या, वो इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। तीसरी पार्टी से एक दूसरा बंदा है जो यूबीएल में उसका अकाउंट है, तो मैं इजी पैसा से यूबीएल को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो जो यूबीएल वाला है वो रेसिपिएंट है। तो कम से कम तीन पार्टी तो आ गई ना बीच में, ऑपरेटर जो पूरा सिस्टम चला रहा है, और यूज़र जो मैं हूँ, जो मैं इजी पैसा की ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, और तीसरा रिसिपिएंट कह लें, या उसे पार्टिसिपेंट भी हम कहते हैं, जो बंदा उसे पार्टिसिपेट कर रहा है सिस्टम में और जिसे पैसे जाएंगे, ठीक है। वो कोई थर्ड पार्टी है इजी पैसा के अलावा। अब इन तीनों के लिए रेगुलेशन बनने चाहिए। ऑपरेटर के लिए रेगुलेशन बनेंगे कभी तुमने इतनी बड़ी बिल्डिंग लेनी है, ये वाले कंप्यूटर्स लेने हैं, ये सॉफ्टवेयर लेना है, हार्डवेयर लेना है, इतने बंदे रखने हैं, इस बंदे का एक्सपर्ट ये होना, इस एरिया का एक्सपर्ट होना तुम्हारे पास होना लाजमी है। और मुख्तलिफ एरियाज होंगे ना, पेमेंट कोई एक चीज़ तो नहीं होती, पेमेंट में बहुत से एस्पेक्ट आ जाते हैं, तो हर एस्पेक्ट का एक एक्सपर्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। फिर हम उससे ये बात करेंगे कि तुम्हारे पास स्टोरेज की ऑनलाइन स्टोरेज की ज़बरदस्त फैसिलिटी होनी चाहिए, तुम्हारे पास एंटीवायरस होना चाहिए कि कोई वायरस डाल के आपके सिस्टम को करप्ट ना कर दे, पता ही ना चले बाद में किस बंदे ने किसे कितने पैसे देने थे, इजी पैसा ने कितने पैसे लिए थे लोगों से और कितने पेएबल हैं। एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर आपके बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। ये सारी चीज़ें फिर जो डाटा ऑपरेटर सिस्टम ऑपरेटर है जो कि सिस्टम चला रहा है उसके लिए बनानी पड़ेंगी। फिर वो जो यूज़र है, जैसे मैं हूँ, मैं इजी पैसे पे जाता हूँ, तो मैं कैसे इजी पैसा को बताऊंगा कि मैं ही हूँ जो अकाउंट ट्रांसफ़र कर पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। मेरे लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे कि जब मैं इजी पैसे ऐप में एंटर होऊंगा तो मैं कैसे एंटर होऊंगा, फिर मैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखूंगा, अगर फलां गलती की तो उसमें मेरा कसूर होगा, ऑपरेटर का कसूर नहीं है, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर ऑपरेटर कसूरवार होगा। तो वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल से डिस्कस करनी पड़ेंगी। इसी तरह जो रिसिपिएंट है जिसके पास पैसे जा रहे हैं उसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल बनाने पड़ेंगे हमें, तो वो जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, वो इस पे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है जनाब, हमारे वॉल्यूम 1 का, जो कि था हमारा बिजनेस लॉ, ठीक है, जो कंप्लीट कर रहा था बिजनेस लॉ पे। और जैसे आपको आइडिया है कि मैं सिर्फ अभी आपको दिखाऊंगा लेकिन हम अभी से डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है जनाब कंपनी लॉ, ठीक है। तो कंपनी लॉ पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके अपने चैप्टर्स हैं। उसमें जब हम बिजनेस लॉ को इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर लेंगे और कंपनी लॉ शुरू करेंगे, तो उसके भी बिल्कुल शुरू में 1 या 2 दिन में आपको पूरे सिलेबस से फेमिलियराइज करूंगा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि वर्ड यू आर गोइंग टू स्टडी। और फिर जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको इसमें आइडिया होगा कि हम किस फ्लो में किस चीज़ को किस चीज़ से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर भी समझ आएगी और इन्जॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला अब हम बाकायदा आगाज़ कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं ऊपर, तो चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम। अगले लेक्चर से हम इंशाल्लाह ताला इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम से अपने बाकायदा सिलेबस का आगाज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, आप खुश रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, पढ़ें भी और बाकी काम भी करें अगले लेक्चर से पहले तक। और फिर अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, और फिर हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी शफ़क़तें, रहमतें, मोहब्बतें और करम नाजिल फरमाता रहे, सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।